સ્વાગત છે આપનું અસ્મિતા ન્યૂઝ આપ જોઈ રહ્યા છો જિજ્ઞા સાથે। ટેલિકોમ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા એટલે કે ટ્રાયે વધારી દીધી છે ગ્રાહકોની ચેનલ પસંદગી કરવાની મુદ્દત। 29 ડિસેમ્બરથી મુદ્દત વધારી ટ્રાયે 31 જાન્યુઆરી સુધીની કરી દીધી છે। ત્યારે ગ્રાહકો કેવી રીતે પસંદ કરશે પોતાની મનગમતી ચેનલ્સ? ટ્રાયનો આ નવો નિયમ શું છે? શું આનાથી ગ્રાહકોને ફાયદો થશે કે નહીં તે જાણવા એબીપી અસ્મિતાએ ટ્રાયના ચેરમેન સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી। टीआरएआई ने भारत में केबल टीवी रेगुलेशंस और व्यूअरशिप्स को लेकर के नए रेगुलेशंस जारी किए हैं, नए नियम बनाए हैं, जिसको लागू पहले 29 दिसंबर से किया जाना था, लेकिन अब इस मियाद को 1 महीने बढ़ा दिया गया है। 1 फरवरी से अब ये नए नियम लागू होंगे। इसको लेकर के तमाम तरीके के सवाल ब्रॉडकास्टर्स के मन में थे और खास करके करोड़ों कंज्यूमर्स के मन में थे। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए खास तौर पर एबीपी न्यूज पर बात करने के लिए हमारे साथ टीआरआई चेयरमैन आर एस शर्मा साहब हैं। खुद उनसे हम बात करते हैं, इन सवालों को उनसे पूछेंगे। सबसे पहले तो मैं शर्मा साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो कंज्यूमर्स हैं ना, उनके मन में ये सवाल था, पहले तो ये था कि भाई 29 तारीख से अचानक इस फैसले को लागू कर दिया जाएगा, अब आपने मियाद 1 महीने बढ़ा दिए। क्या फैक्टर्स थे आपने जिसका ख्याल रखा? रिक्वेस्ट आपके पास आई होंगी, और क्या अब 1 फरवरी से ये नियम लागू हो जाएगा? देखिए, ऐसा है, पहले तो मैं ये बता दूं कि आखिरकार हम लोगों ने ये नियम लाए क्यों इस नियम को। हिंदुस्तान में करीब करीब मार्च 17 में केबल टेलीविज़न इंडस्ट्री के डिजिटाइजेशन का काम कंप्लीट हो गया। डिजिटाइजेशन का फ़ायदा सारे स्टेक होल्डर्स को मिला, लेकिन उसका उतना फ़ायदा कस्टमर्स को नहीं मिला जितना उनको मिलना चाहिए था। अब ये संभव है प्रत्येक स्टेक होल्डर के लिए, ब्रॉडकास्टर हो या प्लेटफॉर्म ऑपरेटर हो, उसके लिए ये जानना कि कौन व्यक्ति किस टेलीविज़न चैनल को देख रहा है। तो वैसी स्थिति में ये ज़रूरी है कि उपभोक्ताओं को हम ये अधिकार दें कि वो उन चैनलों का चुनाव कर सकें जिनको वो देखना चाहते हैं, और इस व्यवस्था को हम लागू करें। और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें लागू की हैं जो हम लोग अभी जवाब देंगे आपको, लेकिन मेन पर्पज़ इसका यही था। अब पूरा फ्रेमवर्क जो है 3 जुलाई को हमने नोटिफाई किया, उसके हिसाब से 180 दिन का वक्त था, और उस 180 दिन की अवधि में बहुत सारे काम पूरे करने थे सारे स्टेक होल्डर्स को। तो बहुत सारे लगभग सारे के सारे काम पूरे हो गए हैं। लेकिन जब हमने ये रिव्यू किया कुछ समय पहले कि कितने उपभोक्ताओं ने अपना चयन दिया है, तो हमने पाया कि ये चयन की प्रक्रिया, सिलेक्शन की प्रक्रिया, ये बहुत धीमी चल रही थी। इसलिए धीमी चल रही थी कि जो स्टेक होल्डर्स थे वो बहुत सारे और काम कर रहे थे। तो हमने, ऐसा नहीं है कि हमने इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को एक्सटेंशन दिया है, हमने मात्र ये कहा है कि बाकी सारे काम तो आप 29 दिसंबर अर्थात आज तक पूरा कर लें, लेकिन जो कस्टमर्स के सिलेक्शन, चैनल सिलेक्शन के काम है, उसमें हमें उपभोक्ताओं को वक्त देना चाहिए, क्योंकि अचानक आप बंद कर दीजिएगा तो एक डिसरप्शन पैदा होगा। उस डिसरप्शन को इंश्योर करने के लिए, डिसरप्शन पैदा ना हो, हमने ये कहा है कि अगले 31 जनवरी तक सारे उपभोक्ताओं से जो डीटीएच ऑपरेटर्स हैं या केबल ऑपरेटर्स हैं, उनका सिलेक्शन या उनकी जो चॉइस है उनको प्राप्त कर लें, और उसके बाद 1 फरवरी से इसको उपभोक्ताओं के बीच में नए प्लान को लागू करें। यानी सर, जैसे आप समझा रहे हैं, ये नियम आज से शुरू हो रहे हैं 29 तारीख से, या नियम तो आज से शुरू हो रहे हैं, लेकिन माइग्रेशन के लिए हमने उपभोक्ताओं को करीब 1 महीने का वक्त दिया है, और सब लोगों से कहा है कि पूरे, क्योंकि अगर मान लीजिए हम आज से नियम लागू कर दें और आज से नए सिस्टम में लागू करें, तो उपभोक्ताओं ने तो अपना चुनाव किया ही नहीं अभी तक। जी हाँ। तो हम उपभोक्ताओं को परेशानी होगी। तो इसलिए उपभोक्ताओं के हित में यह निर्णय लिया गया सबकी सहमति से कि हम इसको 31 जनवरी तक एक प्रकार से माइग्रेट करने का वक्त दें, जिसको आप माइग्रेशन प्लान कह रहे हैं। जी, इसको थोड़ा सरलता से आप समझा सकेंगे? इसमें कंज्यूमर्स का क्या ख्याल रखा गया है, जिसमें जो सबसे प्राइमरी कंसर्न है वो आपने बता दिया कि चैनल्स भाई माइग्रेट करने में उनको समय मिल जाए, चैनल्स के सिलेक्शन करने में समय मिल जाए। ब्रॉडकास्टर्स का क्या ख्याल रखा गया? देखिए, ब्रॉडकास्टर्स, सारे स्टेक होल्डर्स का ख्याल रखा गया। मोटे तौर पर मैं बता देता हूँ, बहुत सारे डिटेल्स हैं, लेकिन डिटेल्स में न जाते हुए मोटे तौर पर मैं आपको समझा दूँ। पहली बात, उपभोक्ता। अब उपभोक्ता को यह अधिकार होगा कि वो चैनल्स को ले सके, सेलेक्ट कर सके, चाहे चैनल के बुके को सिलेक्ट कर सके, और जो देखना चाहता है उसको, उसके लिए उसे पेमेंट करे, बाकी चीज़ों के लिए पेमेंट उसको नहीं करना पड़े, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि लेट्स से ये जो चैनल ऑपरेटर्स हैं, केबल टीवी ऑपरेटर्स हैं, या फिर आपके जो डायरेक्ट टू होम ऑपरेटर्स हैं, डीटीएच ऑपरेटर्स हैं, उनके लिए ये है कि उनको पहले
कोई एक मिक्स मिनिमम अश्योर्ड इनकम नहीं थी। तो हमने चैनल कैपेसिटी एक ये तरह से ये कह के कि आपके चैनल की कैपेसिटी आप 100 चैनल जो है लोगों को दिखाइए, और अगर वो चैनल फ्री टू एयर हैं तो वो फ्री टू एयर उपभोक्ता को मिले, और जो चैनल अगर मान लीजिए पेड हैं तो उसमें पेड मिले। तो एक प्रकार से उनको 130 रुपए की मिनिमम अश्योर्ड इनकम, 130 रुपए की मैक्सिमम, मतलब एमआरपी 130 रुपया होगी, उससे कम अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, वो उनको हो गई। साथ ही साथ उपभोक्ताओं के लिए अब ये हो गया, पहले क्या था, कोई चैनल ब्रॉडकास्टर फ्री देख रहा है, फ्री दे रहा है, लेकिन उपभोक्ताओं से केबल ऑपरेटर्स या फिर भी चार्ज कर रहे हैं। तो एक प्रकार से जो प्राइसिंग है वो ट्रांसपेरेंट नहीं थी। तो अब जो है ब्रॉडकास्टर्स को ये सुविधा है, और ये सुविधा कस्टमर को भी है, कि एक प्रकार से अगर आपका चैनल फ्री टू एयर है तो वो कस्टमर तक फ्री टू एयर जाएगा। उसके लिए जो केबल ऑपरेटर्स हैं या डीटीएच ऑपरेटर्स हैं, कस्टमर से कोई भी पैसा नहीं लेंगे। वो अगर चैनल कैपेसिटी में आता है तो केवल 130 रुपए में, तो 130 रुपए में 100 फ्री टू एयर चैनल उपभोक्ता देख सकेगा, और फ्री टू एयर चैनल उपभोक्ता तक फ्री ही जाएंगे, उनको उनकी प्राइस में कोई डिस्टॉर्शन नहीं किया जाएगा। अब आते हैं हम लोग ब्रॉडकास्टर्स पे। ब्रॉडकास्टर्स की पहले समस्या एक तो ये थी कि भाई हमारा चैनल फ्री टू एयर है, तो आप फ्री टू एयर उसको फिर पैसे क्यों लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि हम अपने चैनल को प्राइस नहीं कर सकते। हम अपने चैनल, मान लीजिए हमारा चैनल बहुत निश चैनल है, गोल्फिंग चैनल है मान लीजिए, और उसको हम चाहते हैं कि कम लोग देखेंगे, लेकिन उसके लिए लोग पैसा देने के लिए तैयार होंगे, पैसा देना चाहेंगे, मतलब पैसा अगर उनसे चार्ज किया तो चार्ज दे सकते हैं। तो वैसी स्थिति में हम क्यों नहीं अपने चैनल की प्राइस कर सके। पहले एक कैप थी चैनल की प्राइसिंग पे, तो हमने उस कैप को खत्म कर दिया है कि जो, क्योंकि आपका सामान है, आपको अधिकार है कि किस दाम में आप बेचना चाहते हैं, आप तय कर लेंगे। उपभोक्ता को अधिकार है कि वो उस दाम में उसको खरीदना चाहता है कि नहीं खरीदना चाहता है। तो एक प्रकार से ये पूरी व्यवस्था पारदर्शी कर दी गई है। सर, अगर मैं एक कंज्यूमर हूं, मैं खुद टेलीविजन चैनल्स देखता हूं, बतौर ट्राई अध्यक्ष क्या आप ये अश्योर करते हैं कि आपका ये जो नया मैकेनिज्म है, जो नए नियम है, इससे जो मेरी मंथली जो बिल बनता है मेरा, वो कम होगा या मुझे अब और ज्यादा खर्च करना पड़ जाएगा? देखिए, ये तो लॉजिकल बात है। आप कितने चैनल देखते हैं अपने घर में? 100 से तो ज्यादा ही। ज्यादा देखते हैं? नहीं, 100 से ज्यादा आपको दिए जाते हैं, लेकिन आप कितने चैनल देखते हैं? हाँ, ये मैं आपकी मान, कुछ स्पोर्ट्स के चैनल, कुछ न्यूज चैनल, कुछ बार्क का डेटा चैनल। है जो मेजरमेंट करती है व्यूअरशिप का, उसका डेटा ये है कि 90% उपभोक्ता 50 या उससे कम चैनल को या तो देखते हैं या ब्राउज करते हैं, फ्लिप करते हैं, राइट। और काफी सारे उपभोक्ता केवल 30 और 25 चैनल से नीचे ही देखते हैं। तो वैसी स्थिति में जाहिर है कि पहली अब ये आपको 200 चैनल दिए जा रहे हैं, जिसमें से आप मात्र 30 या 40 देखते हैं, तो 200 चैनल का पैसा और 30-40 का पैसा, उसमें तो अंतर होगा ही। यानी ये कंज्यूमर फ्रेंडली है? कंज्यूमर फ्रेंडली नहीं, कंज्यूमर ही इसके केंद्र बिंदु में है। तो इसलिए जाहिर है कि इसके पैसे कम होने ही हैं। अब ये अलग बात है कि मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई मुझे तो सारे के सारे 850 चैनल है मुझे देखने हैं, तो ऑब्वियसली आपको पैसा देना पड़ेगा सब 850 का। लेकिन अगर आप एक आम उपभोक्ता हैं जो प्राइस सेंसिटिव है, जो केवल उसी सामान का मूल्य चुकाना चाहेगा जिसे वो खरीद रहा है, तो वैसी स्थिति में आपका बिल घटेगा। यानी निश्चित तौर पर आपके पास कंज्यूमर्स के भी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आए होंगे, तब आपने कंसिडर करके ये नए नियम लागू किए। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया को, जैसा मैंने कहा कि नवंबर 2015 में हमने इस पर परामर्श पत्र जारी किया, और उस पूरी प्रक्रिया को लागू होने में 3 वर्ष लगभग लग गए। और इस 3 वर्षों में हमने सारे स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग कस्टमर्स, जो कस्टमर एडवोकेसी ग्रुप्स हैं हमारे, वो सारे लोगों से हमने संपर्क किया, और उसी के बाद इसको लागू किया गया या उसी के बाद इसको निर्धारित किया गया। सर, 1 फरवरी से जब आपने मियाद बढ़ा दी है, लोगों के मन में ये जरूर सवाल आएगा, सर देखिए भारत बहुत बड़ा देश है, विविध देश है, कुछ लोग तो इसको कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, कितना बड़ा देश है। बिल्कुल। अगर 1 फरवरी से भी लागू करने में कोई दिक्कत आती है तो क्या 1 फरवरी से लोगों के घरों में चैनल्स ब्लैकआउट हो जाएंगे? जी नहीं, मैंने जैसे कहा कि अल्टीमेटली आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो फ्री टू एयर तो आपको 130 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उसमें तो कोई समस्या है नहीं, क्योंकि जब तक आपका कनेक्शन रहेगा, ये उसी तरह से है जैसे कि टेलीफोन पहले जमाने में हम लेते थे, तो था कि भाई टेलीफोन का रेंटल कुछ लगता था, उसके ऊपर उसमें कुछ कॉल्स फ्री आते थे, उसके ऊपर कॉल करते थे तो उसके पैसे देने पड़ते थे। उसी प्रकार से बेसिक 130 रुपया एमआरपी जो है उसका रेंटल है,
उसमें 100 फ्री चैनल तो आपके चलते ही रहेंगे। उसके ऊपर आपको अगर अगर अपेक्षा आपसे यह की जाती है कि एक अपने अधिकार का प्रयोग करके आप चुनेंगे चैनल्स को, और मेरा पूरा विश्वास है कि जो लोकल केबल ऑपरेटर्स हैं या डीटीएच ऑपरेटर्स के जो एजेंट्स हैं, उनके जो एप्लीकेशंस हैं, उनकी जो वेबसाइट्स हैं, उनके जो हेल्प सेंटर्स हैं, उनके माध्यम से जो उपभोक्ताओं को चुनाव करने में वो उनकी मदद करेंगे। सर, अभी आप 100 फ्री टू एयर चैनल्स की बात कर रहे थे। एक ब्रॉडकास्टर्स को लेकर के भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला आपने किया, उसके बारे में आपसे समझना चाहता हूं मैं कि अगर 20% कोई चैनल सब्सक्राइब किया जाता है किसी प्लेटफॉर्म पे डिस्ट्रीब्यूशन के, तो उसका कैरेज फी ब्रॉडकास्टर को अब नहीं देना पड़ेगा। जी, ये क्या है, पहले तो ये समझा दें। देखिए, कैरेज फी, क्योंकि पहले जो अपने जो पाइप ऑपरेट करते हैं, जो केबल टीवी या डायरेक्ट टू होम, एक प्रकार से पाइप ही है, इस पाइप के थ्रू चैनल्स बहते हैं जी। तो जो पाइप ऑपरेट करते थे उसकी अलग से कोई चीज लोगों को निर्धारित नहीं थी। अब हमने कैपेसिटी फी निर्धारित करके 130 रुपया निर्धारित कर दिया जी। तो उस प्रकार से अब जो है कैरेज फी, जो बेसिकली ऑपरेटर्स लेते थे, पाइप के ऑपरेटर्स लेते थे, चाहे वो डीटीएच ऑपरेटर हो, चाहे मल्टी सर्विस ऑपरेटर्स हो, एमएसओ हो, वो अब जो है उसके लिए उनको पैसा मिल रहा है। तो अब ये जो कैरेज फी है, इसको हमने निर्धारित किया कि भाई कैरेज फी आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए कहा कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आपका चैनल 20% से ज्यादा उपभोक्ता देखते हैं तो आपको कैरेज फी बिल्कुल नहीं देनी होगी। अगर 20 से 15 के बीच में देते हैं तो 5 पैसा प्रति उपभोक्ता प्रति महीना केवल देनी पड़ेगी। उसी प्रकार से बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपकी व्यूअरशिप की प्रतिशत घटेगी वैसे कैरेज फी बढ़ेगी, और अधिकतम ये 20 पैसा प्रति कस्टमर प्रति महीना है। अगर आपका सब्सक्रिप्शन 5% से भी कम अगर आपके सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको उतनी कैरेज फी देनी पड़ेगी, क्योंकि आप कैपेसिटी एक प्रकार से ऑक्यूपाई कर रहे हैं ये उसी के लिए, और जितना पॉपुलर आपका चैनल होगा उतनी ही कैरेज फी आपकी घट जाएगी। ये जो पेड चैनल्स होंगे, इनके लिए भी क्या कोई प्राइस, एमआरपी, इस तरह के कोई नियम होंगे? क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है एमआरपी तय किया जाना होगा, उसको डिस्प्ले करिए आप टेलीविजन पे ताकि एकदम ट्रांसपेरेंसी रहे। उस बारे में कुछ बताएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न आपका है, और ये भी एक प्रकार से पारदर्शिता का एक पहलू है। सबसे पहले हर ब्रॉडकास्टर अपने चैनल की एमआरपी फिक्स करेगा, और वो एमआरपी पर ही वो चैनल, एमआरपी या उससे कम दाम पर, एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो कस्टमर को उससे या उससे कम दाम पर चैनल मिलेगा। जैसा मैंने कहा कि अगर कोई चैनल फ्री है तो उसकी एमआरपी 0 हो गई, वो 0 प्राइस पर ही कस्टमर को मिलेगा। पहली बात तो एक तो एमआरपी डिक्लेयर करनी होगी। दूसरे नंबर यही नहीं बल्कि सारे चैनल्स की एमआरपी और उस चैनल पर क्या दिखाया जा रहा है, ये हर उपभोक्ता की जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड होती है उस पर दिखाया जाएगा। अभी तक क्या हो रहा था कि अभी तक केवल जो है चैनल्स जो आप सब्सक्राइब करते हैं उनका डिटेल रहता था, और जो चैनल आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अगर मान लीजिए उसका नंबर आपने दबा दिया तो आपके टेलीविजन पे आएगा यू आर नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अब केवल यही नहीं बल्कि ये आएगा कि ये चैनल ये है, इस पर ये प्रोग्राम चल रहा है और इसकी एमआरपी इतनी है, और फिर जो ऑपरेटर्स है वो डिक्लेयर करेंगे कि भाई अगर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है तो उसके लिए ये नंबर है, ये पैसा देना होगा, इसको कॉल कीजिए। तो एक प्रकार से पूरी तरह से एमआरपी से रिलेटेड जो ट्रांसपेरेंसी है वो इस सिस्टम में आ गई। तो उपभोक्ता को पता रहेगा कि कौन कौन से चैनल हैं, उनकी एमआरपी क्या है। अगर मान लीजिए उपभोक्ता को लगता है किसी की प्राइस घट गई और उसने इसलिए नहीं खरीदा था उस चैनल को, पहले की प्राइस ज्यादा थी, और अब वो अगर देखना चाहता है तो एमआरपी जो लेटेस्ट एमआरपी है उसमें आएगी और उपभोक्ता उसको चेंज कर सकेगा। सर, अभी भी अगर किसी लेवल पे इन नियमों को कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, चाहे वो 20% कैरेज फीस वाली आपने बात कही, या एमआरपी डिक्लेयर करना, व्यूअर्स को चीट नहीं करना, कहीं भी कोई लूप होल हो तो इस आपका क्या ऐसे नियम होंगे जो अप्लाई करेगा? क्या सजा किसी तरह की हो सकती है? कैसे बाध्य करेंगे कि इन नियमों को इन लेटर एंड स्पिरिट फॉलो किया? देखिए, तो ये है कि हिंदुस्तान में रूल ऑफ लॉ है जी, ठीक है ना। तो आप ये और ये जो टीआरएआई के रेगुलेशंस हैं इनका प्रभाव एक कानून की तरह से है, ठीक है ना। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, टीआरएआई को एक्ट में अधिकार दिया गया है कि हम लोग इस प्रकार की व्यवस्था बना सकते हैं। तो ये नियम है और हम ये अपेक्षा करते हैं कि सारे लोग इन नियमों का पालन करेंगे। लेकिन अगर कोई पालन नहीं करता है तो उसके लिए इन नियमों में ही प्रावधान किया गया है कि उसके लिए क्या कार्रवाई हमें करनी होगी, और हम लोग